4 दिन हो गए हैं ईरान के ऊपर जब से इजराइल यूएस का हमला हुआ था, और एक बात क्लियर हो रही है कि ये कुछ घंटों कुछ दिन की लड़ाई नहीं है। आज चौथे दिन लड़ाई जोर पे चल रही है और यूएस एम्बेसीज भी टारगेट हो रही हैं, अब बिल्डिंग्स हो रही हैं, होटल्स हो रहे हैं ईरान द्वारा। और मार्को रूबियो की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं कि हमने स्ट्राइक इसलिए लॉन्च की क्योंकि हमारे पास खबर थी कि अगर हम या कोई और देश ईरान पे हमला करता तो ईरान वापस हमला करता। ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नया डेफिनेशन है कि अगर हम हमला करते तो वो हमला करता, इसलिए हमने हमला कर दिया। जनरली प्रीएम्प्टिव एग्जैक्टली, स्ट्राइक क्या होता है, हम हमला नहीं करते तब भी वो हमला कर देता। तो ये तो अजीब ही करेक्ट। बात है कि मैं थप्पड़ मारता तो वो वापस थप्पड़ मारता, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। इसलिए बट मैंने ये, बोल। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, पर ये दिखा रहा है कि चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो बहुत ज्यादा भूमिका के नहीं, नवरूप के साथ हम शुरू करते हैं कि भाई यूएस का एम क्या था और आज आपको लग रहा है जो मार्क रूबी और यूएस से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो आ रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं? पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे, अब ये भी बोल रहे हैं कि ईरान इतनी मिसाइल बना लेता है 1 महीने में, हमारे पास इतने इंटरसेप्टर बनते हैं। तो ये भाषा क्यों थोड़ी बदली हुई है? देखो, बात यह है कि पिछले 48 घंटे में जो जो चीज हुई है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। उसके बहुत बड़े कॉन्ट्रोवर्स है, लेकिन जैसे मैं पहले जो आपने पूछा मैं उसी जवाब पे आता हूँ कि मार्को रूबियो ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी कि हमने प्रीएम्प्टिव का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, विच इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ थिंग जो उसने बोला। कोई और देश हमला कर देता तो वो फिर हमारे पे हमला करता, इसलिए हमने पहले हमला कर दिया। दिस इज अ यूनिक थ्योरम विच दे हैव चालू किया है। बेसिकली ये क्या कहता है कि नेतन्याहू ने ट्रम्प को साफ दो टूक बोला, आप चल रहे हो कि मैं मारूं? मैं तो मार रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, ठीक है, मारने के लिए। आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज इरानियन रिजीम बहुत बहुत अंदर से हिली हुई है। ये मौका है मेरे पास मारने का। अब ट्रंप ने बोला, जो रूबियो का कहना इतना है कि देखो भैया, ट्रंप के पास कोई चारा बचा नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं भी चाहते थे जाना, लेकिन अगर इसराइल चला जाता और इन इन रिटेलिएशन अगर ईरान इसराइल पे हमला करता और अमेरिका पे हमला करता तो अमेरिका हैड नो ऑप्शन बट टू कम इन। सो बेटर है हम हेजिटेंटली खुद ही चले जाए उसके अंदर, ठीक है, पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ले उनके साथ मार के। सो दिस रूबियो का स्टेटमेंट बहुत बहुत रिवीलिंग है। ये बहुत देर बाद ना ये स्टैब्लिश करता है कि इसराइल का जो होल्ड है अमेरिकन व्हाइट हाउस पे, इन दिस व्हाइट हाउस, ट्रम्प व्हाइट हाउस, और जो उनकी पॉलिसी, मिडिल ईस्ट पॉलिसी पे, स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इट, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा, इस पे रेजा पेलावी का एक जो ये वाले नहीं, इनके इनके जो फादर थे उनका 1970s 80s का इंटरव्यू है, कभी जाके बंदे देखे, 20 मिनट का, मैंने टाइमलाइन पे डाला है, ठीक है। जो बताते हैं, उनसे पूछा गया कि योर मैजेस्टी, यू हैव दिस, यू थिंक द जूइश लॉबी का इतना इन्फ्लुएंस है, दे रन द मीडिया, दे रन द न्यूज़पेपर, यानी पूरी की पूरी कॉरपोरेशंस की सबकी बात करते हैं, कैसे वो पॉलिसी रन करते हैं। मैं नहीं, रजा पलावी जो उस टाइम स्पाई ऑफ ईरान था वो बोल रहा था, ठीक है। उसने ये बोला और थोड़े साल बाद वो भी चला गया बेचारा, डिपोज करा दिया गया। जो मुंह खोले वो मरे, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ऑलरेडी एप्स्टीन फाइल्स में नाम है कि भैया उसने तो उसको, और मैं नहीं, एप्स्टीन फाइल का डॉक्यूमेंट कह रहा है कि वो तो फर्स्ट टर्म में कॉम्प्रोमाइज था बाय मोसाद, और वो कुशनर फैमिली को लेके पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है उसको लेके। अब रूबियो का ये कहना बहुत क्लियर है कि नेतन्याहू जो है ये ट्रंप की पॉलिसी टर्न कर रहा है। बट अच्छा, उसके बाद क्या है, टकर कार्लसन, जो आपका कतर, जो लोग कहते हैं कतर द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो इसराइल के खिलाफ ओपनली बोला, दिस इज इजराइल्स वॉर व्हिच अमेरिका इज फाइटिंग एंड सैक्रिफाइसिंग इट्स सोल्जर्स। मैं ये वैसे आने देता हूँ, ये टकर कार्लसन बहुत लोग कहते हैं यूएस का सबसे बड़ी वॉइस थी कंजर्वेटिव की, फॉक्स न्यूज का मेन एंकर था, उसके बाद वो छोड़ता है और ट्रंप के भी इंटरव्यूज देता है। जब ट्रंप की मूवमेंट का अगर आप मीडिया का चेहरा बोलें या सोशल मीडिया का चेहरा बोलें तो विदाउट डाउट हाईएस्ट व्यूज हाईएस्ट रेटिंग वाला चेहरा था। बट यूएस के अंदर जो भी कोई बोलता है पीछे, अब क्योंकि यूएस इज लाइक रोम ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड के, ऑल ओवर द मनी वहां पे लोग सेनेटर्स को खरीदते थे, तो यहाँ पे वॉइसेस खरीदते हैं। मुझे नहीं पता किसके वजह, ट्रकल कार्लसन के पीछे कहते हैं कतारी वॉइसेस हैं, कतर स्पॉन्सर्ड है, तो वो बहुत एंटी इसराइल बोलते हैं।
कुछ लोग बोलते हैं ये वॉइसेस इजराइल के प्रो बोलती हैं, बट डी होस्ट, बट वो एक प्रोमिनेंट वॉइस है, तो वो अब क्या बोल रहे हैं हम नवरूप से समझते हैं। अच्छा, अब ये ना एनवाई टाइम्स में आज सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बाइट छपी, जिसमें वो बताता है कि टकर कार्लसन 3 बार राष्ट्रपति से मिलके आया है, ट्रंप से, व्हाइट हाउस के अंदर। और टकर कार्लसन ने बहुत ओपनली बोला कि यार आप जो है ये लड़ाई मत करो, दिस लड़ाई विल अल्टीमेटली एंड अप सिंकिंग अमेरिकन सोल्जर्स, और आपकी प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका मगा बेस वॉर नहीं चाहता है, वो ये नहीं चाहता है। तो यू नो व्हाट, ये न्यूयॉर्क टाइम में छपा, मैं ये इट्स ओपनली टुडे इन द पेपर, पीपल कैन रीड इट। तो वहां पे फिर ये टकर कार्लसन बोलता है, ट्रम्प कहता है आई नो द डेंजर्स, ट्रम्प कहता है टकर कार्लसन को, बट आई कांट हेल्प इट, Israel is going ahead with it and I have no option but to go along with it. This kind of helplessness from the US president to say, you know, मेरे को पता है कि मेरा बेस खिलाफ है, मुझे पता है कि डेंजर्स क्या है सिचुएशन के, मुझे पता है कि आई एम गेटिंग इनटू अ मेस व्हिच विल बी अनसॉल्वेबल, दिस विल बी अ फार ग्रेटर मेस देन व्हाट इराक और सीरिया और लीबिया व्हाटएवर वाज, बिकॉज़ ये नॉर्मल देश नहीं है, ये सद्दाम का इराक नहीं है, ये गद्दाफी का लीबिया नहीं, दिस इज फार टू ह्यूज, एंड देन ही एंड्स अप गोइंग फॉर इट। तो आप ये यहाँ पे बहुत ही यूनिक, मतलब ठीक है, अभी ये दैट इज, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देयर वर फ्यू लॉबिंग वॉइसेस अगेंस्ट द मिलिट्री एक्शन, वन वाज टकर कार्लसन, द राइट विंग पॉडकास्टर हु इज ally of the president. He met in Oval Office thrice. He outlined the US military and the energy prices and the Arab risk to the US military personnel, energy prices, Arab partners, which could, if US goes to war with Iran. He told the president it should not be boxed in by Israel, arguing that the desire to attack Iran was only the reason US was even considering the strike. He encouraged Mr. Trump to restrain Mr. Netanyahu. Okay? The president said that he understood the risk of an attack, but he conveyed to Carlson that he had no choice but to join a strike that Israel would launch. After that, Mr. Carlson left the White House on the midday on February 23rd. So what does this say? आपकी आवाज या नहीं, पर मेरा सवाल ये है, डू यू ट्रस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स, बिकॉज न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत क्लियरली एंटी ट्रम्प व्यू लेके चलता है, तो यहाँ पे ना वो ट्रस्ट में भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इट्स नॉट जस्ट टकर कार्लसन, मेगन केली, MSNBC, ठीक है, सेम लाइन, बिल्कुल सेम लाइन पे आ रहा है, उसने भी लिख के बोला दिस इज इजराइल फर्स्ट वॉर, बट दिस इज ये पार्शियल ट्रूथ है। पार्शियल ट्रूथ इसलिए है क्योंकि मगा लॉबी और अमेरिका फर्स्ट वाले कह रहे हैं कि ये इजराइल की वॉर हम क्यों लड़े, हम क्यों मरे डाके मिडिल ईस्ट से ग्राइंडर में, ठीक है, बट व्हाट दे विल नॉट टेल यू कि आपका राष्ट्रपति जो पिछले 1.5 साल से कर रहा है वो क्या कर रहा है। आपका राष्ट्रपति जब वेनेजुएला में तख्ता पलट करवाता है, आपका राष्ट्रपति जब पानामा में जाके चाइना के खिलाफ जाके आर्बिट्रेशन ऑर्डर लेके उसको उस कैनाल से बाहर निकालता है, आपका राष्ट्रपति क्यूबा में इनह्यूमन ब्लॉकेड लगा रहा है, आपका राष्ट्रपति ग्रीनलैंड और आर्कटिक में जाना चाहता है, वो ईरान में तख्ता पलट करना, वो किसको कॉर्नर करने के लिए, वो चाइना को कॉर्नर करने के लिए। और अगर चाइना को कॉर्नर करने के लिए ये सब चीज हो रहा है क्योंकि होर्मुज का जो 38% तेल है वो चाइना के पास जाता है, तो चाइना इज द बिगेस्ट सफरर, एंड सो इस मामले में यू आर बीइंग वेरी, और उसके बाद मैं नहीं बोल रहा, आज शाम दोपहर को मैंने ट्वीट किया, वो नैट रॉथशाइल्ड नाम का हैंडल है, वो ओपनली बंदा, वो कहता है, उसने खुद ही 9 जनवरी को ट्वीट किया था कि तुमने मदुरो को उठा लिया, अगली बारी खमेनी को नहीं, उसको मॉस्को डिस्पैच कर दो। मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हिस्ट्री रिटन बाय द विक्टर्स, मतलब डीप स्टेट खुद ओपनली आके ट्रम्प को बैक कर रहा है कि भाई ये करना है, हमें चाइना को पीछे धकेलना है, हमें ये करना है। तो डीप स्टेट का एजेंडा ट्रम्प के साथ अलाइंड है, ट्रम्प का एजेंडा नेतन्याहू के साथ अलाइंड है। ये मगा बेस वाले खाली बीच में रो रहे हैं बिकॉज इन लोगों को, बिकॉज दे केम ऑन अ प्रेमाइस कि हम लोग जो है अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि अमेरिका ग्रेट नहीं, मेक डीप स्टेट ग्रेट नहीं, राइट। तो ये प्रॉब्लम ये चल रही है। और आज अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रम्प, कमाल, मतलब इस बंदे ने कमाल कर दी। अभी थोड़ी देर पहले इसने एक बहुत अच्छा तो सोशल में पोस्ट डाला, जो ये बंदा कहता है द यूएस हैज म्यूनिशन स्टॉकपाइल्ड एट अपर ग्रेड, weak wars can be fought forever and very successfully with these supplies. My God, परमानेंट वॉर, ये वही आदमी है जो
जो जीत के आया था और जो कह रहा था अरे मैं तो आई एम अगेंस्ट द रिजीम चेंज वॉर, जिसकी वो तुलसी गैबर्ट बोल रही थी ये हम तो ये सीरिया जैसी बाइडन और क्लिंटन जैसी वॉर नहीं करेंगे, ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? इट्स अ वॉर। या हम थोड़ा यूएस इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस गए, तो मैं अपने यूएस में फ्रेंड से बात कर रहा था, एक्टिव पॉलिटिक्स इन चीज़ों में है वो, तो बड़ी इंटरेस्टिंग। वो बोलते हैं अब दो धड़े हो गए हैं, एक जो था मागा मिडवेस्ट का वोटर, और दूसरा पिछले चुनाव में था टेक वाले, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डीप स्टेट, जो ट्रंप को जिताने में लगे हुए थे। दो अलग धड़े थे। अब इसमें टेक वाला धड़ा है वो तो एलोन मस्क बस अपना गेम खेल रहे हैं, वो इसमें इतना नहीं है, वो उसमें अपनी गेम चल रहे हैं, ठीक है। उसकी कंपनी की वैल्यूएशन देखो कहाँ पहुंच गई है, और वो एक कंपनी से दूसरी, मैं ज्यादा डेट नहीं है, एक से दूसरी मर्ज, दूसरी से तीसरी मर्ज करके वो एक चलो छोड़ दिया, तो जो उसको परमिशन आनी है वो रेगुलेटर से आ गई हैं। अब जो ये है डीप स्टेट और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, इनको तो परमानेंट वॉर में, और दुबई, कुवैत, सऊदी अरेबिया अपने डिफेंस के लिए अब वेपन्स खरीदे, इनकी तो चांदी ही चांदी, पैसा ही पैसा, वो मीम नहीं है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा यार। आप इमेजिन करो, ये मैंने नहीं बोला, ये फॉक्स न्यूज ने फॉक्स न्यूज का एक बाइट मैंने टाइमलाइन पे डाला, जिसने दो चीजें स्टैब्लिश करी। नंबर वन कि यूएस इज रनिंग शॉर्ट ऑफ म्यूनिशंस एंड बैटरीज एंड इंटरसेप्टर्स, ठीक है। उन्होंने ये हालत ये हो गई है कि वो साउथ कोरिया से अपने थार्ड की और पेट्रियट की बैटरीज उठा के अब वो मिडिल ईस्ट में लगाने लगे टू प्रोटेक्ट देयर एलाइज, ठीक है। क्योंकि एलाइज रोना शुरू हो गए हैं सऊदी अरेबिया से, और कि भाई ये वाले कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने सारी बैटरी उठा के इसराइल को दे दी और हम लोग बिना मतलब के यहाँ पे भुगत रहे इरानियन ड्रोन्स को, ठीक है। दूसरी चीज जो फॉक्स न्यूज पे आई, ये भी आई कि ईरान की इस बार की मिसाइल्स आर मच बेटर देन इवन लास्ट ईयर, एंड they are easily able to penetrate and hit। इसका मतलब उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी में, उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में और इंप्रूवमेंट आया है। एंड दिस इज प्रोबेबली हैपेंड ड्यू टू चाइना। चाइना का एक शिप जो है हॉर्मुज में घूम रहा है, ठीक है, अभी भी, और वो रेगुलर इंटेलिजेंस ईरान को सप्लाई कर रहा है एक एक पल की मूवमेंट की, ठीक है, कि भाई हाउ दे शुड गो, कहाँ उनको जाना चाहिए, कहाँ उनको हिट करना चाहिए। तो ये सारी चीज चाइना जो है डायरेक्ट करा। चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, रशिया भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये लोग जो है लॉजिस्टिकली, एम्यूनेशन वाइज और इवन बाय इंटेलिजेंस वाइज या गाइडिंग द इरानियंस हाउ टू गो अबाउट इट। और ईरान ने क्या किया है, उन्होंने 31 डिस्ट्रिक्ट में पूरे अपने स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, एंड उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5 कमांडर की हायरार्की एलोकेट कर दिया अलग अलग जगहों पे। तो इवन इफ वन गेट्स एलिमिनेटेड इन एयर स्ट्राइक, द सेकंड वन कंटिन्यूज। पर पूरा ये खमेनी मरने से पहले ये करके गया था, और न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ कहा है, खमेनी सेड कि मैं वहीं, कि अगर ये वॉर शुरू होगी मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा तेहरान में, मेरे को मरना है तो मैं यही मैं शहादत के तौर पे मरूंगा। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी साइकी ये होती है दैट दीज पीपल आर विलिंग टू डू शहादत। शियाज में स्पेसिफिकली अगर 1400 साल का इनका इतिहास है कि ये शहादत में बिलीव करते हैं। एंड जो रैलीज हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि एंटी ईरानियन, एंटी खमेनी फैक्शन भी है, एंटी खमेनी फैक्शन भी बहुत है जो इस रिजीम से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन उनको गन पॉइंट पे रखा गया कि तुमने मुंह खोला तो तुम लोगों को मार दिया जाएगा। जो इनकी जो बसीज और इनकी जो स्पेशल कॉप्स है ना, वो नजर रख रहे हैं पब्लिक के ऊपर। इंटरनेट वैसे इन्होंने बंद कर रखा है, ठीक है। तो ये जब तमाशा, इन्होंने पूरा डिसेंट को क्रश करके रखा हुआ है Iranian regime. Now, I'm not saying that Ayatollah or IRGC is any way better, but the point is कि ये लोग उतने ही खुखार हैं और ये लोग एक बैटल हार्डन्ड मिलिशियास की तरह रेडी है लड़ने के लिए। एंड उसके बाद ये कतर को हिट कर रहे हैं, ये बहरीन। अब ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है, which is very also interesting। मैं ईरान की स्ट्रैटेजी से पहले ईरान के अंदर की दो चीजें करता हूँ, then we'll come to strategy। पहली चीज कि रेवोल्यूशन तब सक्सीड करती है जब पब्लिक आती है, बट साथ ही साथ जो एस्टैब्लिशमेंट जिनके पास गन्स हैं, आर्मी या पुलिस जो भी है, उसका भी एक धड़ा पब्लिक की तरफ जाता है, ठीक है। नहीं तो पब्लिक को आप रिप्रेस कर लेते हो। तो कोई भी हमने रेवोल्यूशन देखी है, जैसे बांग्लादेश ही कर लीजिए, आर्मी स्टेप असाइड और वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट उठ गया, ठीक है। तो एट द वेरी लीस्ट
आर्मी और रेवोल्यूशनरी गार्ड हैव टू स्टेप असाइड। यहाँ पे ईरान में वो नहीं हो रहा। पब्लिक का प्रोटेस्ट है, उसके काउंटर करने के लिए फंडामेंटलिस्ट पब्लिक का भी प्रोटेस्ट है, और जब कोई भी लीडर मरता है तो उसके कुछ मरने के बाद उसकी चीजों में लोगों को अच्छाइयां भी दिख जाती हैं, ये तो एक ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। बट गन्स नहीं प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो रही, कोई धड़ा, कोई कमांडर्स नहीं छूट के जा रहे। यूएस मनी का वहां इन्फ्लुएंस नहीं आ पा रहा, या फ्रीडम का वहां इन्फ्लुएंस नहीं आ पा रहा कुछ। बात यह है, इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है, स्टारलिंक की जैमिंग टेक्नोलॉजी लेके आ चुके हैं चाइना से, जो पिछली बार ये लोग करने में कामयाब रहे। पूरा का पूरा स्टेट apparatus का बहुत हेवी कंट्रोल है अंदर। The only way you can break this strangled hold is by inciting secessionist movement in the border areas by Kurdis and the Balochis. They are the ones जो तेहरान से उतना नहीं डरते हैं, तेहरान के रेजिम से, और वो बगावत कर सकते हैं। और अगर आप देखो, अब इजराइल की जो स्ट्राइक्स हो रही है वो बॉर्डर एरियाज पे हो रही है, ईरान और इराक के, ताकि वहां पे IRGC को कमजोर किया जा सके और एक कुर्दिश मूवमेंट की जगह खड़ी की सके। और आज एक्सियोस, whom I call a proxy इजरायली न्यूज़पेपर टेक्निकली, ठीक है, मोसाद न्यूज़पेपर, ठीक है, और डिजिटल न्यूज़पेपर है, उसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कल रात को इराकी पेशमरगा से बातचीत करी है कि आप प्लीज एक फ्रंट खोलिए, कुर्दी फ्रंट खोलिए नॉर्थ में, बिकॉज दे डोंट वांट टू पुट देयर बूट्स डाउन इन ईरान। उनको पता है कि वो मीट ग्राइंडर है, वो इसका ये अफगानिस्तान से भी बदतर और वियतनाम से भी बदतर हाल होगा यहाँ पे। यहाँ लाखों की यहाँ पे मिलिशियास खड़े हैं मारने के लिए पहाड़ों में और डेजर्ट में। दे विल मेक अ मिंस मीट आउट ऑफ यू वर्चुअली। उनको पता है बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो वो खुद नहीं जाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो कुर्दियों को कह रहे हैं कि तुम ओपन करो, और उसके लिए इजरायली एयरफोर्स एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रही है। और यहां पे सबसे बड़ा जो खेल है, जो अनसेटेड खेल है, वो खेलेगा टर्की, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं नॉर्दर्न ईरान में इनक्लेव बनाने को तैयार हूं मदद करने के लिए, अगर वहां कियोस मचा तो यू हैव अ वेरी यूनिक सिचुएशन इवॉल्विंग, जहां पे इजराइल टर्की को पसंद नहीं करता है। बट इजराइल में वही होता है, इजराइल कंफर्टेबल होगा टर्की का एक्सपेंशनिस्ट मोड आने से? टेम्परेरी, इट्स अ टेम्परेरी अरेंजमेंट, वर्किंग अरेंजमेंट जैसे होता है ना भाई, टेनेंट लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट ना, पोजेशन इज 9/10 ऑफ लॉ। एक बार टेम्पररी एन्क्लेव बन गया तो बिना जंग के तो टर्की छोड़ेगा नहीं। टर्की इसीलिए ओपनली खमैनी के, कल एर्दोगन ने आके खमैनी के फेवर में बोला और ईरानियन रिजीम के फेवर में बोला। वो रिजीम चेंज नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो इजरायली है वो कर्दिश इनक्लेव बनाना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं। और जेरूसलम पोस्ट पे बहुत सारे आर्टिकल आए हैं, हाउ द ज्यू शुड मेक फ्रेंड्स विद कुर्दिश पीपल, ठीक है। एंड सो नाउ टर्की को डर है, टर्की के अंदर वो सेपरेटिस्ट है ना, कुर्दी सेपरेटिस्ट है पीकी के, जिसको लेके वो परेशान होता है, तो जिसकी वजह से सीरिया में सारा स्यापा पड़ा हुआ था कि भाई क्या करें इन लोगों का, ठीक है। टॉम बैरक के साथ जो तमाशा हुआ इन लोगों का यूएस एम्बेसडर के साथ। तो अब यहाँ पे यूएस के लिए हेडेक है कि वो टर्की को कैसे संभाले जो नहीं चाहता है, वो इजराइल को कैसे संभाले कि जो चाहता है कि ये काम हो, क्योंकि इंटरेस्ट आर क्लैशिंग ओवर हियर यहाँ पे बिल्कुल। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया अपना अलग परेशान चल रहा है, वो कह रहा है कि यार तुमने मेरी रिफाइनरी पे क्यों मार दिया। ईरान कहते हैं मेरी रिफाइनरी पे मैंने नहीं मारा, इजराइल ने मारा। इजराइल नीड अ फॉल्स फ्लैग ऑन योर अरामको रिफाइनरी, ये ईरान का कहना है, ठीक है। मुझे लगता है वो ईरान ने नहीं मारा, वो हुथीज ने मारा होगा, क्योंकि यमन से मारना आसान रहता है ना नीचे से, तो वो वहां से आई होगी मारने के लिए। तो ये सारा व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट इज फॉल्स फ्लैग, वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड दिस, वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड दिस। तो यहाँ यार प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ जाती है कि ईरान एक ऐसी ज्योग्राफी है जहां पे आप घुस नहीं सकते। ईरान की इंटरनल स्ट्रैटेजी ये है कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, उन्होंने कल अरामको की रिफाइनरी पे थ्रू हुतीज के जरिए मारवाया है, खुद नहीं मारा है, ठीक है, ताकि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बन जाती है। नंबर 2, उन्होंने कतर की गैस फील्ड पे मारा है, जिसकी वजह से वो जो गैस, नाउ दिस टेक्स आउट 30% ऑफ द गैस आउटपुट फ्रॉम द वर्ल्ड, इट टेक्स आउट अ ह्यूज ऑयल रिजर्व। हॉर्मुज में आपने कहा कि जो शिप आएगा मैं जला दूंगा, उन्होंने अपने शिप जलाए हैं हॉर्मुज में 2,
टैंकर चला दिए। कैन यू बिलीव इट? ताकि वो एक मैसेज दे सके कि हम लोग जो है कर रहे हैं। उन्होंने एक पलाऊ के शिप को हिट किया, एक अमेरिकन नेवी को कन्फ्रंट किया कल रात को उन्होंने, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज they are trying to create such a scenario there where the shipping companies who ship oil and gas from the Middle East, they cancel the shipping leases. जैसे कि यहां से हम कोई ऑयल और गैस लिफ्ट नहीं करेंगे, और अगर लिफ्ट करना भी चाहते हैं कोई बंदा, कोई कंट्री हमसे, आपको इंश्योरेंस फी जो है 50 से 100 गुना ऊपर देनी पड़ेगी। और इंश्योरेंस अंडर राइट करने वाला होता है लंदन में, अंडर राइट होती है, ठीक है। So now what this makes is, this makes the crude oil and gas more expensive. This hurts European gas. Europe की gas supply खत्म। Europe का the gas supply will now, gas prices have gone up by 50% higher कल एक दिन के अंदर। क्रूड ऑयल गया तो क्रूड ऑयल रुका तो चाइनीज के लिए मुसीबत, हॉर्मुज में से नहीं जा रहा है। हमारे लिए मुसीबत, क्योंकि हम जो है कतर से गैस लेते हैं थोड़ी बहुत। और इसमें सबसे बड़े अगर पांचों हाथ घी में किसके हैं तो वो है व्लादिमीर पुतिन के। क्यों? आपकी आवाज क्यों एक्सप्लेन। कल जब सारी मार्केट यूरोपियन स्टॉक्स कोलैप्स कर रहे थे तो रशियन ऑयल एंड गैस पर जंपिंग लाइक क्रेजी, ठीक है, राइट। क्योंकि नाउ इफ यू वांट टू स्टेबलाइज द इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस मार्केट, the Europeans will have to come and beg to Russia, give us the gas. ठीक है? Or even if India wants to secure its own interest, it will go back to Russia and say, हम आपको ऑयल दोबारा लेने को तैयार है। और anyway, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की टैरिफ की पावर तो हटा ही दी है लगाने की रशियन ऑयल को लेके। तो अब वो तलवार आपके सर के ऊपर से हट गई। रशिया कहता आइए, कितना गैस चाहिए, कितना तेल चाहिए, एंड जो वो अब इससे कमाएगा वो उससे यूक्रेन में अब पैसा खर्चा करेगा और जेलेंस्की को मारेगा। इसलिए जेलेंस्की रोना चालू हो गया। नहीं, पर मैं रशिया पे आता हूँ। हमने रशिया को इतनी देर से बोला हुआ है, पर अब 3-4 साल हो गए हैं यूक्रेन के अंदर रशिया को, और यूएस उसके सामने ही। रशिया अपने माइंड में तो एक टाइम पे यूएस के बराबर समझता था अपने को, ठीक है। अब यूएस वो देख रहा है इज लाइक स्टॉम्पिंग जायंट। वेनेजुएला भी घुस सकता है, ईरान भी घुस सकता है, मन करता है ईरान मिसएडवेंचर होता है, नहीं होता, वी विल सी। बट रशिया तो अभी भी यूक्रेन में बॉक डाउन ही है, अभी भी वो सेटलमेंट नहीं हो पा रही, अभी भी वो लैंड नहीं ले पा रहा। तो क्यों यूएस या रशिया या चाइना खुल के, और दोनों नेटो के मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, क्यों वट एवर दैट बॉडी में भी, क्यों वो खुल के ईरान की मदद नहीं कर पा रहे कि यूएस को मिसएडवेंचर में हमने पूरा ट्रैप कर दिया जिस तरह यूक्रेन में रशिया ट्रैप हो गया। तो खुल के क्यों नहीं आ पा रहे? बिल्कुल आई टेल यू, इसमें खुल के इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ईरानियंस जो है ना, रशिया जो है एक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिश्चियन पावर है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पावर है, ठीक है। इट इज नॉट एन Oriental or an Asian power, it's a Eurasian power. It has always considered itself as a part of Europe. ठीक है, it has never considered itself as a part of Asia. डची ऑफ मॉस्को का इतिहास है, ठीक है। दूसरा चीज, रशिया को इस टाइम पे यूक्रेन में ट्रैप्ड है, उसको ईरान में अभी इस टाइम पे कोई ज्यादा कोई वो मतलब उसको ईरान में ओपनली आने की इस टाइम पे उसकी कैपेसिटी नहीं है। नंबर 3, वो इस टाइम पे ट्रम्प से यूक्रेन में और सैंक्शंस को लेके बात करे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए बहुत ज्यादा रशियन ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया है। अमेरिका और यूके और यूरोप ने मिलकर बहुत सारे रशियन टैंकर्स को, 6 से 7 टैंकर्स को वो लोग जो इनकी डार्क फ्लीट है, शैडो फ्लीट है, उनको सीज कर चुके हैं, ठीक है। तो रशियन ऑयल इज बीइंग स्क्वीज्ड वेरी बैडली अक्रॉस द मार्केट। क्रेमलिन की इकोनॉमी को अब एक्चुअली इंपैक्ट आना शुरू हो गया है, ठीक है। नंबर 3, they see this as an opportunity of a windfall. When Qatari gas is off the market, when oil is off the market from Saudi Arabia, when Middle East is burning, when Hormuz is closed, oil is touching $100, gas is going crazy. The biggest buyer, the biggest energy supplier which can supply to the world at $100 or $80 is not Russia. They get to make the money, ठीक है। वो कहते हैं ये हमारे लिए तो windfall gain है,
वो तो कहेंगे ईरान को और लड़ता था, थोड़ी देर छोड़ देर उसको और चला, थोड़ा लंबा और चला, हमें तो मजा आ रहा है, तो वो पीछे से सपोर्ट करेंगे। बहुत सारी कार्गो फ्लाइट्स आई हैं जो ईरान में घुसती हैं, ट्रांसपोंडर बंद। रशिया ने बहुत सप्लाई किया इनको मटेरियल लड़ने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली कोई नहीं आएगा। चाइना की प्रॉब्लम अलग है। चाइना विल बी द बिगेस्ट लूजर इन दिस, क्योंकि उसके लिए तो, क्योंकि रशिया इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईरानियन ऑयल और कतरी गैस, उसके पास अपना रिजर्व है, ठीक है, उसको ईरान की उतनी जरूरत नहीं है। बट आई मेंट इन द सेंस ऑफ ट्रैपिंग यूएस इनटू अ फ्यूटाइल वॉर। ठीक है, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, बट वो हो रहा है, स्ट्रैटेजिकली अगर यूएस को आप सप्लाई करके, जैसे चाइना का, चलो रशिया आप करें, और यूएस एक बड़े वॉर में बॉक डाउन हो जाता है। और हमने पहले पार्ट में बात करी कि यूएस के अंदर भी बहुत सारी लॉबीज हैं, ट्रम्प के अंदर ही बहुत, तो डेमोक्रेट्स तो सारे एंटी होंगे, उनको पावर में आना है, और ट्रम्प के अंदर भी बहुत सारी लॉबीज हैं, तो कोलेशन वीक हो रही है, मिड टर्म्स आने वाले हैं। अगर मिड टर्म्स तक ये खिंच जाता है या 3 महीने भी खिंच जाता है तो यूएस फंस जाता है। तो स्ट्रैटेजिकली चाइना, रशिया, व्हाई आर दे नॉट डूइंग मोर टू गेट, अब यूएस बिना रिजीम चेंज के निकल नहीं सकता, वो हार होगी, तो रिजीम चेंज तो करनी पड़ेगी। रिजीम चेंज करने के लिए अगर ये 5-10 दिन और चल गया तो मिडिल ईस्ट की तो आहें निकल जाएंगी, चीखें निकल जाएंगी, अभी निकल रही हैं, ठीक है, बूट्स ऑन ग्राउंड जाना नहीं। तो अगर रशिया चाइना का सपोर्ट आता है, आई डोंट सी इट अ वेरी इजी सिचुएशन फॉर यूएस देन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, वही तो हो रहा है। अगर आपने बिकॉज द काइंड ऑफ री-एनफोर्समेंट जो जनवरी, जो दिसंबर से लेके फरवरी तक जो रशिया और चाइना ने करी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल्स, ये वो ड्रोन्स, जो उन्होंने बिल्टअप किया ईरान को पिछले 8 महीने में, वो इसीलिए किया था डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के जरिए। जो स्ट्रैटेजी है, जो इंटेलिजेंस जो हॉर्मुज में चाइना प्रोवाइड कर रहा है, यू कंटिन्यू फाइटिंग इसको 2-3 हफ्ते की। अब कल क्या बोला, कल अल्टीमेटली अमेरिका, ट्रंप ने बोला दिस विल गो ऑन फॉर 4 to 5 weeks, इवन मोर। Iranian Israeli sources are saying this could extend till Purim festival, which is in mid-April. यानी आप सोच रहे हो अभी हम मिड फरवरी में, मिड अप्रैल तक जाने की बात हो रही है। They know it is not easy. They know they cannot put their boots on ground. They know they've got into a mess which is unredeemable, and the Russians and the Chinese are loving it. वो कह रहे हैं कि ट्रम्प प्रेसिडेंसी खत्म, क्योंकि वो अब अंदर घुसा, बाहर निकलने का वे आउट नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड डालोगे तो मरोगे। अगर आपने कुर्दिश को भी घुसा दिया, अगर आपने कुर्दिश के खिलाफ, उनके लिए बेस्ट क्या है कि वो रिजीम को बिल्कुल तोड़ ताड़ के बर्बाद कर रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटियां, और फिर इनके अंदर सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स खड़ी करवाएं जो आपस में लड़ मर के तेहरान को तबाह करते, रादर देन अमेरिका को अपने बूट्स घुसाने पड़े, इजराइल को अपने बूट्स घुसाने पड़े और ये काम हो। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी एक्टर्स की कमी नहीं है। और इसमें एक चीज और आएगी, कल बगदाद में अल-कायदा, कल सीरिया में अल-कायदा ने यूएस के बेस पे हमला किया है, नए ग्रुप ने, ठीक है। नाउ अब वो अहमद अल शरा सीरिया का, जहां बहुत सारे सुन्नी जिहादिस्ट खड़े हो चुके हैं, जो टॉम बारक का प्लान था कि उनको हमने ईरान में घुसाना है, तो और इनके खिलाफ शिया मिलिशिया लड़ेंगे और कुर्दी लड़ेंगे, तो आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। शिया सुन्नी वोटर्स को लाइट अप करने की कोशिश की जा रही है दोबारा भयंकर तरीके से, और पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। बहरीन में, आई गिव यू एन एग्जांपल, बहरीन इट्स अ शिया कंट्री रूल्ड बाय अ सुन्नी रॉयल फैमिली, एंड लुक व्हाट इज हैपनिंग। जैसे ईरानियन बहरीन पे भी थोड़ा एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि एक रेजिम चेंज तो वहां पे भी शुरू हो गया है। यस, ये अरब स्प्रिंग में भी हुआ था, जहां पे बहरीन में जो एक शिया पॉपुलेशन है वो रिवोल्ट कर गई थी सुन्नी रॉयल फैमिली के खिलाफ, ठीक है। अब ये उस टाइम पे सऊदी अरेबिया और एमिरातीज ने क्रश कर दिया था सपोर्ट करके बहरीनी रॉयल फैमिली को, लेकिन इस बार क्योंकि खमाइनी मरा तो शियाज हैव रिवोल्टेड फ्रॉम बगदाद टू यमन टू एवरीवेयर, बिकॉज़ दे कंसीडर्ड हिम काइंड ऑफ एन इमाम, जो एक रिलीजियस अथॉरिटी। So now the Bahraini Shias have revolted against the Sunni regime. वहां अलग तमाशा शुरू हो चुका है। तो it is like the whole Middle East is in turn. बगदाद में नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट चल रहे हैं ग्रीन जोन के बाहर, वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं इरबिल से लेकर सब जगह, क्योंकि बगदाद से लेकर बसरा तक 50% पॉपुलेशन ऑफ इराक इज शिया,
इवन द फेमस लीडर जिसके पीछे ट्रंप पड़ा हुआ है कि ये पीएम नहीं बनना चाहिए इराक का, वो जैसे नूर अल मालिकी, वो अल बद्र मिलिशिया का है। और अल बद्र कौन है? वो शिया ग्रुप से। तो वो करबला तो अल्टीमेटली इराक में है। तो इफ यू सी, ये सारा का सारा जो रीजन है जल पड़ेगा, क्योंकि यू हैव अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ शिया इन इराक, यू हैव शिया पोर्शन इन लेबनान, इन सीरिया, यू हैव ईरान, यू हैव बहरीन, यू हैव यमन। भाई साहब, मतलब इवन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया शिया डोमिनेटेड। ये तो मतलब आपने, यू आर ट्राइंग टू लाइट थिंग्स अप। तो जब आप वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आती है ना कि हमें तो कि ये तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो कहा कि आप मार दो, ठीक है, और उसके बाद इवन एमिरातीज ने बोला कि मार दो। ये प्लांट की हुई खबर है। ये कौन लीक कर रहा है और ये क्यों लीक हो रही है? ये लीक इसलिए कराई जा रही है वॉशिंगटन से कि ईरान को इंस्टिगेट किया जा सके कि देख देख देख, ये मोहम्मद बिन सलमान ने किया था, हमारे से इनकी रिफाइनरी पे मार। ये अमीराती जो है इजराइल के साथ मिले हुए हैं, इनको मार। अब वो क्या होगा? वो इनको मारेगा तो ये कहेंगे, फिर ये जबरदस्ती ये भी वॉर में घुसेंगे। एक बार इन्होंने मारना चालू करा ईरान के ऊपर, शिया सुन्नी वॉर शुरू हो गई, एंड अमेरिकन विल बी आउट, कहेंगे लो लड़ो आपस में बैठ के तुम लोग। तो दिस इज अ क्लासिक प्ले, एंड इजराइल विल डोमिनेट। वो कहेगा अच्छा, वो कहेगा, वो सऊदी को बोलेगा तुझे माल चाहिए, मैं तुझे माल दूंगा। कहेगा अमीराती को बोलेगा तुझे माल चाहिए, मैं तुझे माल दूंगा। बना। बट नवरूप, इसके अंदर अब थोड़ा जो हम फर्स्टली, वाज इट अ वेरी प्रेडिक्टेबल स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से कि इतना एक साथ ये पूरे वेस्ट एशिया में अलग अलग देशों को अटैक कर देगा ईरान? सेकेंडली, डू दीज नेशंस हैव द स्टमक? क्योंकि मुझे एक एंगल बहुत अच्छा लगा, लाइक आई थिंक दुबई इज अ फैबुलस प्लेस, और मुझे बहुत फनी लगता है जो लोग इंडिया में बैठ के दुबई का मजाक उड़ाते हैं कि लोग वहां क्यों जाते हैं। भाई, आप इंडिया में भी इतना बड़ा लैंड मास है, यू शुड मेक ग्रेट सिटीज, नो हार्म। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाई? एंड किसी देश ने हमारे अगेंस्ट कुछ ओवर्ट नहीं किया हो तो व्हाई शुड वी बॉदर? इट शुड प्रॉस्पर, नॉट बिल्कुल प्रॉस्पर। दैट हैज बीन आवर इंडियन माइंडसेट ऑलवेज। बट चलो, इंडिया में ये चल रहा है कि भाई क्यों दुबई लोग जाते हैं, ये है वो है, वो सोशल मीडिया का अपना है। बट मैं आना चाहता हूँ, पर एक बात उस एंगल में मुझे सही लगी, दुबई के लिए भी, कुवैत के लिए भी, कि यूक्रेन इज अ नेशन। वहां पे जितना भी गंद मचे, यूक्रेनियन छोड़ के नहीं जा सकता। 26/11 मुंबई में हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, मुंबई का इंडियन, मतलब महाराष्ट्रियन, वो नहीं छोड़ के जा रहा। वो टेम्पररी इवेंट है, बिकॉज नेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम अ पोस्टल एड्रेस और अ सिटी क्रिएटेड इन लास्ट 30 years or 40 years। ट्रू। ठीक है, क्योंकि वहां पे इट इज अ सिटी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लाइक अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यस। वहां पे वो पारंपरिक रूट्स नहीं है। तो इनके ऊपर अगर कोई जाएगा, वो वापस आएगा, कंपल्सरी नहीं है। तो कैन दीज नेशंस अफोर्ड एंड वॉर विच लास्ट टिल अप्रैल? क्योंकि स्पोरेडिक अटैक तो करता ही रहेगा। यू कांट हैव अ $5,000, ज्यादा क्या वहां पे तो चलती होगी, $5,000 बॉटल ऑफ लिकर with missiles firing or drones flying over you। तो वहां एग्जैक्टली। पे तो कोई जाएगा नहीं। बिलियनियर तो सबसे अपनी लाइफ का फट्टू होता है, तो वो तो हाँ। जाएगा नहीं। तो क्या? भाई, उनके लिए तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया अगर ये लास्ट कर जाएगा। सो व्हाट डू यू सी वुड बी द प्रेशर फ्रॉम देयर ऑन यूएस? द प्रेशर फ्रॉम ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री ना, ये बहुत थोड़ी सी ना, ये बड़ी इफी डिफी चलती है। बताता हूँ कैसे। सऊदी अरेबिया 2023 में चाइना के जरिए एक पीस ब्रोकर करता है ईरान की तरफ, ठीक है। रशिया के साथ ओपेक्स प्लस में काम करता है। यूएस शेल को तबाह करने के लिए एमबीएस ने पूरी लड़ाई लड़ी 2022 में, 21-22 में, ठीक है। उससे पहले भी कशोगी को लेके बहुत हंगामा मचा था। फिर बहुत बाइडेन पूरा पीछे पड़ गया था। वो जर्नलिस्ट जो 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 तुर्की में मारा गया था, जिन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को कैस्टिगेट करके इन्होंने कराया ये काम, ठीक है। तो मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहा है? उसने ना, वो चाइना के साथ युआन में ट्रेड कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ऑयल, ठीक है। वो रशिया के साथ ओपेक प्लस में भी काम कर रहा है, ठीक है। वो ईरान के साथ सीज फायर भी करके बैठा हुआ था पिछले 2 साल से। कहते मुझे लड़ना नहीं इनके साथ, ठीक है, मुझे अपने रियाद को दुबई के तौर पे बनाना है।
फिर वो यार जब गाजा हुआ तो वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने को तैयार था। इसकी ये बैकग्राउंड बहुत ही एसेंशियल है। जब 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 वो मैसेकर हुआ 7 अक्टूबर 2023 का, जो इजराइल के अंदर हमास के द्वारा जो जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद जो नेतन्याहू ने जो कार्रवाई करी गाजा में, जो मास जो किलिंग वहां पे गाजा में हुई पिछले 2-2.5 साल में, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज द कस्टोडियन ऑफ द टू मॉस्क्स, द होली साइट्स, ठीक है। दे हैव अ रिलीजियस पॉपुलेशन टू केटर टू व्हिच दे कैन नॉट विश इट अवे कि भाई हम सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर्स के वो सबसे बड़े कस्टोडियंस हैं। उसमें क्या हुआ, वो कहते हैं कि भाई हम तेरे अब्राहम अकॉर्ड कैसे साइन करें जब तू ये काम कर रहा है पैलेस्टीन में। हमारे लिए मुश्किल होती है भाई करने के लिए। हम अपनी पब्लिक को हम अपनी पब्लिक को क्या जवाब दे? बार बार ट्रंप को कह रहे कि भाई नेतन्याहू को बोलो बस करे, दैट इज ओनली आफ्टर ही स्टॉप्स ओनली व्हेन वी कैन न्यूट्रलाइज। वहां लिंजी ग्रैम बोल रहा है गो सक ऑन इट, ठीक है, ओपनली सऊदी अरेबिया को। तो अब क्या हुआ, जब सऊदी अरेबिया को डेंजर में डलवा दिया, जब यूएई को डेंजर में डलवा दिया, यूएई का केस अलग है बिकॉज सऊदी अरेबिया यूएई को टारगेट करा। यूएई ने अपने आप को इजराइल के साथ अलाइन कर लिया बिकॉज वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर चुके हैं। सोमालीलैंड का किस्सा, सूडान का किस्सा था। अब इन्होंने बीच में ईरान के जरिए सारी गल्फ कंट्रीज को नोटिस पे डाल दिया कि भैया बताओ क्या करें। आप छोड़ोगे रशिया चाइना को कि यहां पे आपके सर पे हम आके बैठे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोस कंट्रीज विल अल्टीमेटली रन टू व्हाट? वो चाइना बचाने नहीं आएगा सऊदी अरेबिया को, रशिया नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किसके पास जाएंगे बचाने के लिए अपने आप को अल्टीमेटली? Which country has the capacity, the military capacity to enforce the defenses of the Middle Eastern country? It is only and only America, to a certain extent, ठीक है। इनको अपने ओन पे भी करना पड़ेगा, वो पता है। तभी वो दुबई का शेख इंडिया भागा हुआ आया था जनवरी में कि मुझे डिफेंस डील करनी है। उसके बाद वो मॉस्को गए थे कि भाई मुझे S-400 दे दो, ठीक है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ये किस तरफ जा रहा है मामला। तो इस मामले हमने जो डील करी है ना इजराइल के साथ, तो अब ये जो मिडिल ईस्टर्न में जो रीआर्मिंग, जो पहले यूरोप की हम बात कर रहे थे, अब मिडिल ईस्ट की रीआर्मिंग होगी। ये सारी अमीराती डू यू कि नहीं ये मिडिल ईस्ट की रीआर्मिंग, यूएई का इंडिया आना, दैट शॉर्ट विजिट। अब मैं इससे तीसरी बात जोड़ना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इस पे आज एक कांग्रेस का आर्टिकल भी आया है कि भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ को कंडोल भी नहीं किया ऑफिशियली फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। ये नहीं कहा कि उस पर जो हमला हुआ वो एरा ऑफ पीस है, गलत है, ये है, कुछ नहीं कहा। और दूसरी तरफ यूएई की प्रेसिडेंट से जो बात हुई, इजराइल से जो बात हुई, उसका ट्वीट किया। सो ऑफिशियली मुंह से ना बोला हो, बट अनऑफिशियली सरप्राइजिंगली फॉर इंडिया बहुत क्लियर स्टैंड लिया कि आप किस तरफ खड़े हैं, है ना। सो डू यू थिंक in the long lens it was the right decision, A? And B, does this decision now, because you are with Israel and you're not monkey balancing and you're with UAE, does India become a player in the Middle East of not only having citizens there in overwhelming numbers, but also of supplying defense, becoming integral to their security, तो opening a new market as well as a geopolitical footprint? क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के कहने पे धुरंधर जैसी मूवी बैन हो जाती है। I don't give a, it's not about the movie, it is about influence, right? So उसको आप कैसे देखते हैं इंडिया के स्टैंड को? That's my last question. करेक्ट। अब मैं नाउ आई दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, मैं आपको उसको बड़ा आराम से जवाब देता हूँ। नंबर 1, इसके अलग, लेट मी पुट बोथ द पर्सपेक्टिव्स। द फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज, ठीक है, दोनों साइड के व्यू हमें देखने चाहिए। एक साइड का व्यू ये कहता है कि देखो खमैनी जो है शियाओं का नेता था, ठीक है, उसको शिया अक्रॉस मिडिल ईस्ट मानते थे रिलीजियस लीडर के तौर पे। ईरान का इंडिया के साथ कोई हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, ऑल दैट स्टफ रहा है, हम सब जानते हैं, सदियों से हम ट्रेड वगैरह सब कुछ रहा है। यहाँ तक कुछ डीएनए भी अगर आप इंडियन का चेक करोगे तो ईरानियन डीएनए भी आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। एट द सेम टाइम ईरान ने, सुलेमानी ने हमारी मदद करी हुई है, ठीक है। पाकिस्तान को काउंटर करने में छाबार के जरिए वाया अफगानिस्तान ईरान ने हमारी मदद करी हुई है, ठीक है।
उसके बाद एट द सेम टाइम सोलेमानी ने जब 2014 में जब टिकरीत में जब हमारी 46 नर्सेस आईसीस से पकड़ी गई थी, तो इट वाज सोलेमानी, कासिम सोलेमानी ऑफ आईआरजीसी हु मीडिएटेड. इट वाज द इरानियंस हु ड्यूरिंग द कांदाहार आईडेक्स सेड कि अगर आपको कमांडो रेड करनी है, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं. ठीक है. सो इरानियंस हैव रिलेटिवली बीन not that anti-India, but it's okay, like iffy kind of thing. But 370 अबॉलिश होने के बाद खमैनी ने इंडिया के खिलाफ बोला था, ठीक है, मुस्लिम से खिलाफ. तो उसका एक फैक्टर अलग है. उसके बाद शियाज always due to Khomeini's influence or whatever in Kashmir, in Lucknow or other areas in India, which is a 10% of the Muslim population in India, who actually believe in him to be the Imam or whatever it may be. They, in many of in Kashmir, they were used as mukhbirs by the government, by the Indian military to, find out कि terror modules कहाँ पे हैं, to help them. ठीक है. Plus, at the same time, ये बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक था एक. ठीक है. Now, by not condoling the death, just a diplomatic condoling the death and saying कि भैया we condole the death, आपका आपस में ही लड़ाई solve करो. So you are opening up a problem where these communities may not even trust you in the future. They may not align with you, and they become a security risk for further. एक व्यू पॉइंट ये है. ठीक है. तो नेक्स्ट व्यू पॉइंट, दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि ईरान की रिजीम जानी तय थी. The Americans and the Israelis, the Emiratis, they decided कि ये जानी है. Even Saudi Arabia अंदर से wanted this headache to go because वो भी हुती से परेशान थे. ठीक है. यमन में everyone knew it is about to go. At that time, the Israelis are offering you that we are going to supply you, we are going to integrate you into our defense and manufacturing supply chains, okay, of arms, ammunition, critical technology, AI, and other things, okay, without conditions or with conditions in joint ventures with you, okay, subject to that you join us, okay. And that would mean the Indo-UAE-Israel axis, if extension Greece and Cyprus, towards Europe, which is the part of the IMEC corridor which is always there. But the Iranians don't offer you anything like this defense cooperation. And for India, what is the broader geopolitical agenda? Because if Iran is going to be trifurcated by a secessionist movements, one into your Kurdis and one into Balochis in the south, which is going to happen. Okay? If the Balochis have already declared, a revolt against Iran, so if a separate Balochistan is carved out of South Iran, and a blowback follows in Pakistan as well, and then Israel has marked Turkey as the next problem. Turkey is the one who has been patronizing Pakistan in this geography. ठीक है. एंड पाकिस्तान इज द वन विच इज जो हिमाकत कर रहा है टर्की को अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला और उसमें इंटरट्वाइन करने की, जिससे इजराइल चिढ़ा हुआ कि तू ये काम क्यों कर रहा है. इन दैट सेंस टर्की बड़ा टारगेट है इजराइल के लिए या पाकिस्तान है? क्योंकि पाकिस्तान इज द वन व्हिच इज अराउंड इस्लामिक नेटो. बोथ, बिकॉज़ इस्लामिक नेटो का जो क्रक्स है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है. So Pakistan will have to be denuclearized. How will you denuclearize Pakistan? By separating Balochistan away from it. And वहां पे इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी, एआई, इट मेक्स सेंस टू गो विद इजराइल एंड नॉट विद ईरान. दैट इज द कमर्शियल डिक्टेशन. इट्स एज सिंपल एज दैट. ईदर यू जॉइन द ग्रिड और यू बिकम अ पराया, स्टे आउटसाइड एंड बिकम अ नॉर्थ कोरिया. सी मेरा भी व्यू इस पे ना नवरूप यही है. दो व्यूज इस पे. पहला व्यू ये है, आपने ब्यूटीफुली बता दिया दोनों के प्लस माइनस क्या है. ईरान के साथ जाने का सिर्फ एक रीजन होता, साथ तो नहीं जाने का, मतलब बैलेंसिंग करने का, कि हमारे अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी. टू माय माइंड, और मैं आज से नहीं 2013 से क्लियर हूं इस माइंड पे, इंटरनल वीटोज शुड नॉट अफेक्ट आवर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. हमारी बिल्कुल डिसीजन है, पॉलिसी है, वो अंदर में लॉ एंड ऑर्डर का कुछ हो जाएगा, उसके लिए अगर हम डर के
जो इंपॉर्टेंट Yes. डिसीजन है ना लेना। हाँ, अगर हमें ईरान के साथ जाना फायदेमंद होता तो हमें उस तरह के उसके फैक्टर्स भी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोडक्शन के होते। दूसरा, आई एम एनीवेज प्रो इजराइल एंड यूएस इन एनी सच सिचुएशन बिकॉज वी हैव अ कॉमन एनिमी। जो एक लिंक है ना इन सब के अंदर विचारधारा का, हाँ, वो जो एक वो रेडिकल जो एक्सिस है पूरा, वी नो इट। आप उसको अलग अलग नाम दे दें, अलग अलग जामा दे दें, अलग अलग हुती बोल दें, कायदा बोल दें, आईएसएस बोल दें, वो आपकी पॉलिटिकली करेक्ट सबको होना पड़ता होगा सोशल मीडिया पे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कहने की। तो भारत के लिए वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको हम जैसे इजरायली का माइंडसेट है वो थ्रेट को पनपने से पहले खत्म कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैट माइंडसेट बिकॉज वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे। They will not survive if the problem becomes too big. And lastly जो मेरा है, that is why elections matter, because ये तो complete leadership decision है। That is why you need to elect people। सब आपने एक आर्टिकल देखा जिसको कांग्रेस के हाईएस्ट ऑफिस से आया है, वो एक व्यू है। तभी जनता वोट करती है, तभी जनता डिसाइड करती है, और ऐसे डिसीजंस के लिए ही नाली साफ करने के लिए कॉर्पोरेटर है। ध्यान से चुनो, उसमें मत सोचो कि कौन लीडर है कॉर्पोरेटर चुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो भाई लीडर ही बना होता है, तुमने वोट किया है, ट्रस्ट द लीडर। बिल्कुल। आप इमेजिन करो, इंडिया इज गोइंग टू इंटीग्रेटेड बिकम अ डिफेंस सप्लायर टू यूएई, डिफेंस सप्लायर टू कतर, डिफेंस सप्लायर टू इवन इजराइल नॉन स्टॉप, ठीक है, उनके लिए। सो यू एंड अप इंटीग्रेटिंग योरसेल्फ इनटू द ग्लोबल एमआईसी कॉम्प्लेक्स चेन व्हिच इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर इंडिया। हमें क्या दिक्कत है, हम दूर बैठे हैं, वी आर बॉर्डर सिक्योर्ड है। अगर हम उनको डिफेंस सप्लाई कर रहे हैं, they will have no problem selling out their assets in India also। जिन्होंने बहुत सारे ऐसे regimes ने इंडिया में बहुत assets बनाए हुए हैं, हाँ, तो उनको इंडियन assets की कोई परवाह नहीं होनी मेरे हिसाब से। ना, बिल्कुल नहीं। मल्टीपल लेयर बेनिफिट्स हैं if it goes in that direction। करेक्ट, और वो जा रहा है, ऑलरेडी जा रहा है। क्योंकि कल अगर आप मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो रीड आउट पढ़ो जो केस ने डाला है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने डाला है, उसमें लिखा है दैट द किंग सलमान, मोहम्मद बिन सलमान had engagement with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The Prime Minister of India openly condemned the Iranian strikes into the kingdom. I think ये अब क्लियर है, like we have picked a side. Actually we have, let's not sweet talk and try to जलेबी की तरह घुमाने में कोई मतलब नहीं उसे। एंड मुझे लगता है बहुत सोच समझा होगा, क्योंकि जैसे आप कर रहे हो हजारों फैक्टर्स डिसाइड किए होंगे, एंड इंडिया हैज टू गो जहां पे इंडिया का बेनिफिट है। सिंपल, इंडिया का बेनिफिट मुझे बताओ, इजरायली टेक्नोलॉजी, जूइश फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस के लीडर्स हैं वो लोग, जो मर्जी मान लो, दे आर लीडर्स, अमेरिका फाइनेंस एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, स्पेसिफिकली। एंड देन इजराइल, अमीराती इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया, ह्यूज डायस्पोरा, 30% पॉपुलेशन आप यूएस के, आप मतलब यूएई के लेके चलो तो इंडियन डायस्पोरा कितना मैसिवली लिंक्ड है। We have natural interest over there to protect in Gulf states, और ईरान वहां पे मिसाइल मार के हमारे ही लेबरर्स की, उनकी रेमिटेंसेस की मार रहा है, उनके धंधे चौपट कर रहा है। Our government has to secure India's interest, or we have to think about a plausible religious figure who has passed away to a community inside India, maybe a short time, और अपने कमर्शियल इंटरेस्ट, अपने बाकी इंटरेस्ट भूल जाए। मैं तो वही बोलता हूँ भाई, वो फिर वीटो है, लॉ एंड ऑर्डर का वीटो इंटरनल, तो अपने को प्रिंसिपल पे ही नहीं मानना। I agree with you मैं उसमें बहस ही नहीं करता। अगर इंटरनल, तभी मैंने आपसे आराम से सुना 2 बकेट्स जो आप बोल रहे हैं, उस बकेट में मुझे लगा आपका पहला बकेट इज मोस्टली इंडिया का इंटरनल इश्यूज। मैं बोलता हूँ उस बकेट का पानी भरो और बहा दो। वो बकेट के ऊपर अगर हम चलेंगे तो वी विल नेवर बी अ स्ट्रांग नेशन। Correct. You must, the citizens of India should be loyal to this country and not anyone else. It's as simple as that. मैं बोल रहा हूँ कंसिडरेशन से निकालो बात, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो बिल्कुल। थैंक यू नवरूप फॉर कवरिंग दीज इश्यूज। हर रोज चेंज हो रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कितनी देर चलती है ये वॉर, क्योंकि अगर लंबी चली तो मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स बदल जाएंगे इसके अंदर। हर 2-3-4 दिन में नई चीज होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। My pleasure, यार।